हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग टीजीटी 2026 को टारगेट करके मॉडल पेपर चला रहे हैं और मैराथन क्लास भी चला रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 10। इससे पहले 9 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। यदि आप लोग देखे नहीं तो वो जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर दे सकते हैं। और मैराथन का भी प्लेलिस्ट बना है, टॉपिक वाइज मैराथन कराया गया है। आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग टीजीटी की परीक्षा देना है आप लोगों को, तो अंतिम समय में कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करिए। जो पढ़े उसी को बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। यही परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, इसमें समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मॉडल पेपर 10। और इस मॉडल पेपर की यह विशेषता है कि जो भी प्रश्न लिया जाएगा, उससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, सभी प्रश्नों को डिस्क्राइब यानी व्याख्यायित किया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर आ ही गए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा। और आ गए हैं तो पूरे वीडियो में रहने की कोशिश करिएगा। मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, क्योंकि इधर उधर कूदने फांदने से बढ़िया है कि आप अपने किसी एक चैनल पर स्थिर होकर के अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। चलिए चलते हैं। क्राउडिंग आउट प्रभाव का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? सरकार द्वारा करों में कमी, सरकार द्वारा उधारी बढ़ने से निजी निवेश घटना, निर्यात में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि। तो क्राउडिंग आउट प्रभाव का अर्थ होता है, इसका उपयुक्त उदाहरण है, सरकारी उधारी बढ़ने से निजी निवेश घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। जब सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से अधिक उधार लेती है, तब ऋण की मांग बढ़ जाती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं। और उच्च ब्याज दरों के कारण निजी उद्योग एवं कंपनियों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनका निवेश कम हो जाता है। और इसी निवेश कमी को जब निजी निवेश कम होगा और सरकारी निवेश बढ़ेगा, इसे ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि जब सरकारी उधारी अधिक होगी तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी और निजी निवेश में कमी आएगी। यह अवधारणा विशेष रूप से राजकोषीय नीति, बजट घाटा, राजकोष, सरकारी व्यय और निवेश से जुड़ा होता है। कई छात्र इसे मुद्रास्फीति समझ लेते हैं, लेकिन यह गलत है। प्रश्न नंबर 2 है, फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? बेरोजगारी मुद्रास्फीति से है, आय बचत से है, मुद्रा पूर्ति से है, लागत एवं उत्पादन से है। तो फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति से है। फिलिप्स वक्र बताता है कि अल्पकाल में यदि बेरोजगारी कम होती है तो क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। फिलिप्स वक्र बताता है कि अल्पकाल में यदि बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, और बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति घटती है। अगला प्रश्न है, लेफर वक्र क्या है, किससे संबंधित है? उत्पादन से, कर दर से, कर राजस्व से, बेरोजगारी से, विदेशी व्यापार से। तो लेफर वक्र कर दर और कर राजस्व से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेफर वक्र बताता है कि कर दर बढ़ने से हमेशा कर राजस्व नहीं बढ़ता। कर दर बढ़ने से हमेशा कर राजस्व नहीं बढ़ता। यदि कर बहुत अधिक हो जाता है तो लोग चोरी करने लगते हैं, उत्पादन घट जाता है, निवेश कम हो जाता है, फलस्वरूप सरकार का कुल संग्रह घट सकता है। कम टैक्स रेट पर सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता है, मॉडरेट टैक्स रेट पर अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन जब अत्यधिक टैक्स रेट हो जाता है तो राजस्व घटने लगता है, क्योंकि लोग चोरी करने लगते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? उच्च बेरोजगारी, उच्च विकास दर, उच्च मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, केवल कीमतों में गिरावट। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्टैगफ्लेशन बराबर होता है स्टैग्नेशन प्लस स्टैगफ्लेशन, अर्थात आर्थिक ठहराव, बेरोजगारी और साथ में महंगाई तीनों एक साथ मौजूद रहते हैं। यानी स्टैगफ्लेशन में क्या क्या होता है? आर्थिक ठहराव होता है, बेरोजगारी होती है, साथ में महंगाई भी
मौजूद होती है। यह स्थिति खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो कीमत भी घटती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी भी बढ़ती है और कीमत बढ़ती है। इसका कारण है तेल संकट, उत्पादन लागत में वृद्धि, आपूर्ति झटका। प्रश्न नंबर 5 है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। जो पीसी यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारत के औद्योगिक विकास हेतु मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल की प्रमुख विशेषता थी कि भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, पूंजीगत वस्तुओं का विकास पर जोर दिया गया था, दीर्घकालीन औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि भारत स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भर और औद्योगिक राष्ट्र बनना चाहता था, इसलिए स्टील, मशीन और हैवी इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया गया था। और जो फर्स्ट प्लान था वह किस पे आधारित था? कृषि पे। और किस मॉडल पे आधारित ही था? तो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। और जो सेकंड था वो उद्योग पर आधारित था। अगला प्रश्न है, शैडो प्राइस का प्रयोग कहाँ होता है? बैंकिंग में, परियोजना मूल्यांकन में, विदेशी व्यापार में, मुद्रा में। तो जो शैडो प्राइस है का प्रयोग परियोजना मूल्यांकन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शैडो प्राइस क्या होता है? आइए हम लोग जान लेते हैं। शैडो प्राइस वह काल्पनिक मूल्य होता है जो किसी वस्तु या संसाधन की वास्तविक सामाजिक उपयोगिता को दर्शाता है। इसका उपयोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, प्लानिंग में, पब्लिक प्रोजेक्ट में किया जाता है। यदि बाजार मूल्य कम है लेकिन समाज के लिए वस्तु अत्यंत उपयोगी है तो उसका शैडो प्राइस अधिक माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? आयकर पर, विदेशी मुद्रा लेन देन पर, कृषि आय पर, संपत्ति पर। तो टोबिन टैक्स विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टोबिन टैक्स का उद्देश्य होता है विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी रोकना। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो यह विचार अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने दिया था। यह अल्पकालीन पूंजी प्रवाह को अनियंत्रित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत किससे संबंधित है? मुद्रा से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, मजदूरी से। ऑप्शन डी है कृषि से। तो जो हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह सिद्धांत बताता है कि देश उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करते हैं, मतलब हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत बताता है कि देश उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिनके उत्पादन हेतु उनके पास प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध होते हैं। जैसे भारत एक श्रम प्रधान देश है, इसलिए यहाँ श्रम प्रधान वस्तुओं को निर्यात किया जाता है। और डेवलपमेंट कंट्री पूंजी प्रधान होते हैं, इसलिए वहाँ से पूंजी प्रधान वस्तु जैसे मशीन आधारित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पे जीनी दे दी है, जिन्हें गिनी गुणांक होगा। गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट का क्या मापता है? बेरोजगारी, आय असमानता, उत्पादन, बचत। तो जो गिनी गुणांक होता है वो आय असमानता को मापता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गिनी कोफिशिएंट आय वितरण की असमानता को मापता है। इसकी सीमा 0 से 1 के बीच में होती है। जब 0 पर होती है तो पूर्ण समानता होता है और 1 पर होती है तो पूर्ण असमानता होता है। यह लॉरेंज कर्व से संबंधित है। अधिक गिनी अधिक असमानता होता है। अगला प्रश्न है, कोर इन्फ्लेशन में क्या शामिल नहीं होता है? खाद्य पदार्थ, ईंधन, दोनों, कपड़ा। जो कोर इन्फ्लेशन होता है इसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें देखिए खाद्य भी नहीं शामिल होता है और ईंधन नहीं शामिल होता है, दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों नहीं शामिल होता है? क्योंकि खाद्य पदार्थ और ईंधन का मूल्य मतलब अस्थिर होता है, इसीलिए उसे इंक्लूड कोर इन्फ्लेशन में नहीं किया जाता है। खाद्य एवं ईंधन की कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं, इसलिए वास्तविक दीर्घकालीन मुद्रास्फीति जानने हेतु इन्हें हटाया जाता है। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में इन सबको शामिल किया जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को छोड़ दिया जाता है। और आरबीआई नीति निर्माण में कोर इन्फ्लेशन को विशेष महत्व देता है। प्रश्न नंबर 14 है, नक्शे का गरीबी दुष्चक्र सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, विकास से, बैंकिंग से, सार्वजनिक वित्त से।
तो जो नरखसे का गरीबी दुष्चक्र सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो वह अल्प विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नक्शे ने बताया था कि गरीब देश लगातार गरीब में फंसे रहते हैं क्योंकि वहाँ आय कम होती है, जिससे कम बचत होती है, और कम बचत होगी तो कम निवेश होगा, और कम निवेश होगा तो कम उत्पादन होगा, फिर आय पुनः कम हो जाता है। यानी गरीबी साइकिल्स, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी और लो इनकम, यह इसका एक ट्रैप है गरीबी दुष्चक्र का। और गरीब देश या गरीब व्यक्ति इसी ट्रैप में फंसा रह जाता है। इसका मतलब मुख्य बिंदु क्या है? विकासशील देशों की यह मुख्य समस्या है। पूंजी निर्माण में कमी होती है, निम्न उत्पादकता होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी। तो जो OMO का प्रयोग आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करके मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है। इसी प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यदि आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदता है, बाजार में नकदी बढ़ती है, तो यदि आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीदता है तो बाजार में नकदी बढ़ती है और जिससे ऋण क्षमता बढ़ती है। यदि आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता है तो बाजार में नकदी कम होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रण होती है। जो OMO है यह क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है। प्रश्न नंबर 13 है, सीमांत दक्षता पूंजी यानी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की अवधारणा किसने दी थी? मार्शल ने, किन्स ने, फिशर ने, पिगू ने। तो सीमांत दक्षता पूंजी यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की अवधारणा किन्स ने दी थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए जानते हैं कि एमईसी क्या होता है। तो यह पूंजी पर अपेक्षित लाभ दर है। यदि लाभ की संभावना अधिक होती है तो निवेश बढ़ेगा, यदि लाभ कम होती है तो निवेश घटेगा। यदि पूंजी पर अपेक्षित लाभ की संभावना अधिक होगी तो निवेश बढ़ता है, यदि कम होगी संभावना तो निवेश घटेगा। निवेश निर्भर करता है ब्याज और लाभ की अपेक्षा पर। प्रश्न नंबर 14 है, डंपिंग का अर्थ क्या होता है? ऊंचे मूल्य का निर्यात, कम मूल्य पर विदेश में बिक्री, आयात रोकना और निर्यात लगाना। तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसका अर्थ होगा कम मूल्य पर विदेश में बिक्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए जानते हैं कि डंपिंग किसे कहा जाता है। जब कोई देश किसी वस्तु को विदेश में घरेलू बाजार से कम कीमत पर बेचता है, यानी जब कोई देश किसी वस्तु को विदेश में घरेलू बाजार से कम कीमत पर बेचता है तो उसे ही डंपिंग कहा जाता है। और डंपिंग क्यों किया जाता है? विदेशी व्यापार पर बाजार पर कब्जा करने के लिए या प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए डंपिंग की स्थिति की जाती है। इसका परिणाम होता है घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं और व्यापार विवाद बढ़ जाता है। डंपिंग से जुड़े विवादों को कौन निपटारा करता है? तो यह एक नया फैक्ट है। डंपिंग से जुड़ी विवादों को WTO द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही था? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, लिक्विडिटी ट्रैप किससे संबंधित है? मजदूरी से, मुद्रास्फीति से, विदेशी व्यापार से, कृषि से। तो जो लिक्विडिटी ट्रैप है यह किससे संबंधित है? तो यह मुद्रा नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति होती है जब ब्याज दर बहुत कम हो जाती है, फिर भी लोग पैसा निवेश करने के बजाय नगद रखना पसंद करते हैं। और नगद रखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि लोग को डर होता है कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ सकती है, बांड की कीमतें गिर सकती हैं, परिणामतः मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है। इसे केवल कम ब्याज मत समझिए, मुख्य बात है कि लोग नगद जमा करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, माल्थस ने, पिगू ने। तो जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो रिकार्डो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डेविस रिकार्डो ने बताया था कि उस देश को उस वस्तु की विशेषता ज्ञात करनी चाहिए। मतलब डेविस रिकार्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में बताया था कि
हर देश को उस वस्तु की विशेषज्ञता करनी चाहिए जिसकी तुलनात्मक लागत कम हो। जैसे भारत कपड़ा कम लागत में बना सकता है तो उसे कपड़ा का ही निर्यात करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है, बाजार विफलता मार्केट फेल्यूर का कारण क्या हो सकता है? बाह्यताएं, सार्वजनिक वस्तुएं, एकाधिकार, उपयुक्त सभी। तो बाजार विफलता का कारण होता है बाह्यताएं भी होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं भी होती हैं, एकाधिकार भी होती हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब बाजार संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं कर पाता है तो मार्केट फेलियर हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है जैसे एक्सटर्नलिटीज जैसे प्रदूषण, पब्लिक गुड्स जैसे सड़क रक्षा, मोनोपोली एकाधिकार, गवर्नमेंट रूल, सरकार कर सब्सिडी आदि के माध्यम से सुधार सकती है। अगला प्रश्न है, डिफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? कीमतों में गिरावट, सामान्य कीमतों में वृद्धि, कीमतों में गिरावट, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। तो डिफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सामान्य कीमतों में गिरावट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिफ्लेशन का मतलब होता है सामान्य कीमतों में गिरावट। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर लगातार गिरावट होती है तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। इसका परिणाम होता है कि उत्पादन घट जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, मांग घट जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन होता है तो कीमतें बढ़ती हैं, जबकि डिफ्लेशन होता है तो कीमतें गिरने लगती हैं। प्रश्न नंबर 19 है, स्वर्णिम नियम संचयन। स्वर्णिम नियम संचय किस मॉडल से संबंधित है? सोलो मॉडल से, हेरोडोमर मॉडल से, किन्स से, क्लासिकल मॉडल से। स्वर्णिम नियम संचय यह सोलो मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोल्डन रूल सेविंग का संबंध सोलो ग्रोथ मॉडल से है। इसका उद्देश्य होता है कि ऐसी बचत दर निर्धारित करना जिससे दीर्घकाल में अधिकतम उपभोग प्राप्त हो और कम बचत पर, कम निवेश पर बहुत अधिक बचत, वर्तमान उपभोग कम, इसलिए संतुलन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 20 है, ISLM मॉडल किसने विकसित किया है? मार्शल पिगू ने, हिक्स हैंसन ने, रिकार्डो माल्थस ने, सैमुअल्सन और फिशर ने। तो जो ISLM मॉडल है उसको किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था? तो ISLM मॉडल हिक्स और हैंसन द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिक्स तथा एल्विन हैंसन ने ISLM मॉडल को विकसित किया गया था। इसमें IS जो कर्व है वह बाजार संतुलन को दिखाता है, यानी इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग, और LM कर्व मुद्रा बाजार संतुलन को दिखाता है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस बराबर मनी सप्लाई। IS बराबर होता है I बराबर S और LM में L बराबर M होता है। यह मॉडल ब्याज दर और आय स्तर, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति को समझाने हेतु उपयोग किया जाता है। टर्म ऑफ ट्रेड का अर्थ क्या होता है? निर्यात एवं आयात मूल्य का अनुपात, मुद्रा विनिमय दर, ब्याज दर और मजदूरी दर। क्या होगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निर्यात एवं आयात मूल्य का अनुपात। टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है कि देश को अपने आयात खरीदने के लिए कितना निर्यात करना पड़ा। टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर होता है एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स बटा में इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स गुणे 100। यदि TOT बढ़ता है तो देश को लाभ होता है, निर्यात कम से अधिक आयात संभव होता है। यदि TOT घटता है तो विदेशी व्यापार की स्थिति खराब हो जाता है और डेवलपिंग कंट्री का TOT अक्सर प्राइमरी गुड्स पर निर्भर होने से कमजोर रहता है। प्रश्न नंबर 22 है। दोस्तों कुल मिलाकर 50 प्रश्न हैं। आज लाइव क्लास नहीं चल पाई है क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से 2-3 बार सेट की हूँ लेकिन नहीं चल पाई, इसलिए मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ। फिशर का समीकरण किससे संबंधित है? मजदूरी सिद्धांत से, मुद्रा मात्रा सिद्धांत से, लाभ सिद्धांत से, उत्पादन से।
तो जो फिशर का समीकरण है वो मुद्रा मात्रा सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एरविन फिशर ने मुद्रा मात्रा सिद्धांत को गणितीय रूप दिया है और इनका प्रसिद्ध सूत्र है MV बराबर PT। M बराबर मनी सप्लाई, V बराबर वेलोसिटी ऑफ मनी, P बराबर प्राइस लेबर और T बराबर ट्रांजैक्शन। प्रश्न नंबर 23 है निजी निवेश गुणक की अवधारणा किसने दिया था? काहन, कीन्स, मार्शल, रॉबिन्सन। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कौन सा सही होगा? निवेश गुणक यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अवधारणा किसने दिया था? तो काहन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? चालू खाता, पूंजी खाता, दोनों, कोई नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। BOP में समस्त विदेशी लेन देन का रिकॉर्ड होता है और इसका मुख्य भाग करंट अकाउंट, वस्तु व्यापार एवं सेवाओं, हस्तांतरण, कैपिटल अकाउंट में। देखिए जो BOP होता है इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में वस्तु का व्यापार एवं सेवाओं का हस्तांतरण और कैपिटल अकाउंट में विदेशी निवेश, ऋण, पूंजी प्रवाह आदि भुगतान, अधिक प्राप्तियां कम के BOP डिफिसिट होता है। प्रश्न नंबर 25 है विमुद्रीकरण भारत में कब लागू हुआ था? तो विमुद्रीकरण भारत में 2016 में लागू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे। इसका उद्देश्य था काला धन रोकना, नकली नोट समाप्त करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ाना। इसका इफेक्ट पॉजिटिव था। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हुआ। टर्म ऑफ कैश क्राइसिस हुआ था शॉर्ट टर्म में। प्रश्न नंबर 26 से सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप GVA है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 से मानव पूंजी सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा एवं निवेश से, मुद्रा से, निर्यात से और बैंकिंग से। तो मानव पूंजी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह शिक्षा निवेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल पर किया गया व्यय निवेश है। इससे क्या बढ़ता है? इससे उत्पादकता बढ़ती है, आय बढ़ता है, आर्थिक विकास बढ़ता है। प्रश्न नंबर 28 है डुओपोली इकोनॉमिक्स किसने दिया था? लुईस ने, किन्स ने, फिशर ने या पीगू ने? तो जो डुओपोली इकोनॉमी मॉडल है वह लुईस ने दिया था। ऑप्शन नंबर 7 होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा का क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को, निर्यात घाटा को, पुनरापूर्ति को, व्यापार घाटा को। तो जो राजकोषीय घाटा है सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। फिजिकल डिफिसिट तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। फिजिकल डिफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसेप्ट। यदि फिजिकल डिफिसिट के प्रभाव सरकारी ऋण बढ़ना, मुद्रास्फीति बढ़ जाना। क्राउडिंग इन का क्या अर्थ है? इससे पहले हम लोग क्राउडिंग आउट पढ़े थे, अब देखेंगे क्राउडिंग इन। निजी निवेश घटना, सरकारी निवेश में निजी निवेश बढ़ाना, निर्यात घटाना और मुद्रा संकुचन। तो क्राउडिंग इन प्रभाव में सरकारी निवेश से निजी निवेश का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। प्रश्न नंबर 31 है। अब केवल 20 प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गए हैं 3, इसलिए 31 नंबर प्रश्न पे चलेंगे हम लोग डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 31 पे, हाँ यहाँ से
हैरोडोमर मॉडल किस पर आधारित है? जनसंख्या पे, बचत एवं निवेश पे, मजदूरी पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे। तो जो हैरोडोमर मॉडल है वो बचत एवं निवेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ पड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 32 है, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या दर्शाता है? उत्पादन लागत, एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी या मजदूरी दर। तो पूंजी उत्पादन सीमांत। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी। प्रश्न नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 33 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? एमपीसी क्या दर्शाती है? कुल उपभोग को कुल अतिरिक्त आय का उपभोग पर व्यय करने से या कुल बचत से या निवेश से। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अतिरिक्त आय उपभोग पर व्यय भाग से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, त्वरण सिद्धांत किससे संबंधित है? उपभोग से, निवेश से, निर्यात से, मजदूरी से। तो जो त्वरण सिद्धांत है वह निवेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एस्केलेटर जिसे त्वरण कहा जाता है, एस्केलेटर प्रिंसिपल बताता है कि यदि वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो निवेश उसमें अधिक बढ़ेगा। त्वरण में बताया जाता है कि यदि वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो निवेश उससे अधिक तेजी से बढ़ता है। इसका कारण होता है उत्पादक और मशीनें बढ़ाते हैं तो उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है, यानी उत्पादक जब मशीनें बढ़ाता है तो उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाता है। देखिए, मल्टीप्लायर में यानी गुणक में इन्वेस्टमेंट और इनकम को देखा जाता है, जबकि एक्सेलेरेटर यानी त्वरण में डिमांड और इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। अब केवल 15 प्रश्नों को देखना बाकी है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? कुल मांग में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो इसका कारण है लागत प्रेरित में मांग में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, प्रतिस्थापन प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रतिस्थापन प्रभाव उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आय प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वास्तविक आय में परिवर्तन का प्रभाव, कर वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि। तो आय प्रभाव का अर्थ होता है वास्तविक आय, कहाँ गए? आय प्रभाव का अर्थ होता है वास्तविक आय में परिवर्तन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उदासीनता वक्र की कौन सी विशेषता सही है? ऊपर की ओर ढलान, नीचे की ओर ढलान, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो जो उदासीनता वक्र है यानी आईसी कर्व है वह नीचे की ढलान के लिए हुआ होता है, इस तरह। प्रश्न नंबर 40 है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या दर्शाती है? उत्पादन लागत को, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के त्याग की दर को, मजदूरी को, कर की दर को। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के त्याग की दर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है,
पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता क्या है? एक विक्रेता, उत्पादन विभेदीकरण, बड़ी संख्या में खरीदार एवं विक्रेता, विज्ञापन व्यय। तो पूर्ण प्रतियोगिता का मुख्य विशेषता होता है कि बड़ी संख्या में खरीदार एवं विक्रेता। प्रश्न नंबर सी सही होगा, उत्तर नंबर सी सही होगा। परफेक्ट कंपटीशन वह बाजार स्थिति होती है जहाँ पे अनेक खरीदार होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, समान वस्तुएं होती हैं और बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है होमोजेनियस, मतलब सभी समान वस्तुएं, जो भी फर्म बाजार में आ जा सकती हैं, सभी को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। फर्म कीमत नियंत्रक नहीं होती है, प्राइस मेकर भी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 42 है, एकाधिकार में कौन सी स्थिति होती है? अनेक विक्रेता, निकट विकल्प उपलब्ध, एक क्रेता, स्वतंत्र प्रवेश। प्रश्न नंबर 42 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक विक्रेता। एकाधिकार मोनोपोली में की स्थिति में एक विक्रेता होता है। प्रश्न नंबर 43 है, मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो एकाधिकार बाजार में पाया जाता है मूल्य विभेद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 44 है, अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो अल्पाधिकार में कुछ बड़ी फर्में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 45 है, आप लोग इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए अंजू एग्जाम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं नोट्स डालूंगी और जो भी उससे बनने वाले प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा आप लोग। किंग्स डिमांड कर्व वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो किंग्स डिमांड वक्र का संबंध ओलिगोपोली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 46 है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? समान वस्तु, उत्पाद विभेदीकरण, एक विक्रेता, सरकारी नियंत्रण। तो जो एकाधिकारी यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें उत्पाद विभेदीकरण की प्रमुख विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 47 है, सीमांत लागत का क्या दर्शाता है? कुल लागत, अतिरिक्त इकाई उत्पादन की अतिरिक्त लागत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 48 है, औसत लागत को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो TC बटा में Q होता है। औसत लागत बराबर AC बराबर TC बटा में Q। अगला प्रश्न है, सीमांत राजस्व क्या होता है? तो सीमांत राजस्व अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को सीमांत राजस्व कहा जाता है। फर्म का संतुलन किस स्थिति में प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 50 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो फर्म का संतुलन MC बराबर MR स्थिति में संतुलित होता है। दोस्तों, इस प्रकार कंप्लीट मैराथन 10 कंप्लीट हुआ और कुल 50 प्रश्नों को इंक्लूड किए थे। सभी प्रश्न डिस्कस किया जा चुके हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। कमेंट करने से, कमेंट्स देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलते हैं, फिर कल मिलते हैं 10 AM पर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।